मेरिडियन है। आग्नेयस्य यानी पैंक्रियास हमारे दाहिनी तरफ इस आप देखेंगे बाईं तरफ स्प्लीन था। पैंक्रियास हमारी बॉडी में राइट साइड है। तो डॉक्टर वॉल ने पैंक्रियास जहाँ पे स्प्लीन की मेरिडियन थी वहीं पे जो है पैंक्रियास की मेरिडियन को उन्होंने बताया। कहा ये पैंक्रियास की मेरिडियन जा रही हैं। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में दाहिनी तरफ से स्प्लीन और डॉक्टर वॉल ने पैंक्रियास की मेरिडियन की दोनों की स्थिति समान बताया। कहा यही स्प्लीन की मेरिडियन ही पैंक्रियास की मेरिडियन है। आपके सेम टू सेम जैसे वो मेरिडियन दाहिने पैर के अंगूठे से मिडिल साइड से जैसे जितेंद्र सर जहां से बता रहे थे सेम वैसे निकल करके लेटरल चेस्ट यानी आपके जस्ट छाती के पास जो आपका लेटरल चेस्ट में है ये सामने दोनों में बना हुआ है। आपकी ये छठी जो रिब्स है यहाँ पे आके ये समाप्त हो रहा है। तो इधर SP21 है, एक तरफ SP21 होता है तो राइट साइड में PN21 होगा, पैंक्रियास 21। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी जैसे डॉक्टर वॉल ने स्प्लीन के मेरिडियन में 27 बिंदु बताए थे और इसमें 21 होते हैं। तो वैसे यहाँ भी पैंक्रियाज में भी सेम कंडीशन होगा मित्रों कि जो हमारी मेरिडियन है इसमें अगर हम देखेंगे तो कुल 27 पॉइंट्स होंगे। कुल 27 पॉइंट्स होंगे। चाइनीज में 21 होते हैं चाइनीज मेरिडियन में। तो नए बिंदु कितना है? 6 नए बिंदुओं की खोज उन्होंने इसमें भी की डॉक्टर वॉल ने। तो आपके पैंक्रियाज के ऊपर जो 6 बिंदु खोजे गए तो राइट साइड में हम स्प्लीन मेरिडियन को ही जब राइट साइड में लगाएंगे तो पैंक्रियाज की मेरिडियन कहलाती हैं। और इस पे जो 6 नए बिंदु खोजे गए थे इसमें PN1A, PN1B, पैंक्रियाज 1A, पैंक्रियाज 1B, फिर PN11A, PN11 11-1 और 11-1A और इसके बाद PN13 और PN13A 13B। इस तरह से वही जैसे उसमें था SP1 और 1B था। तो यहाँ पर लेकिन इसका फंक्शन अलग हो गया मित्रों। जब PN1A आता है तो CMP ऑफ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास यानी हमारे जो अंतःस्रावी और बृहस्रावी जो ग्रंथियां हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस का ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है यानी CMP है ये PN1A। उनके फंक्शन कैसा ही से चले। किसी के शरीर में अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव यानी हार्मोन्स डिस्टर्ब है चाहे एंडोक्राइन चाहे एक्सोक्राइन किसी भी ग्लैंड से, कोई भी ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड डिस्टर्ब हो रही है या आपका एंडोक्राइन तो आपको PN1A राइट साइड में लगाना है। इसके बाद PN1B की बात आती है। इसमें SMP है यानी फंक्शंस का पेरिटोनियम ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियास के ऊपर जो कवरिंग आवरण है झिल्ली है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं और उसका SMP है। इसके फंक्शंस का मेन पॉइंट होता है और सीरम जो आवरण है उस पे तो उसका PN1B रहा। PN11-1 ये लिम्फ वेसल ऑफ द गेरोइन एरिया का उधर आपका जो SP1-1 था वो भी लिम्फ वेसल्स ऑफ द गेरोइन एरिया का था। तो ये भी वही है लिम्फ वेसल्स ऑफ द गेरोइन एरिया यानी वहां पे जांघ में पेट के पास गेरोइन एरिया में कोई गांठ बन रहा है, फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, खुजलाहट हो रही है, कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे PN11-1 और उस राइट साइड में है तो लेफ्ट में है तो SP1-11-1 और इसके बाद PN11A की बात अगर करते हैं तो सेकंड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द हिप जॉइंट ये राइट साइड के हिप के लिए हो जाएगा क्योंकि राइट है। लेफ्ट साइड के लिए SP11 लगाया था मैंने। तो ये आपका जोड़े कूल्हे की जोड़ में हिप नेफ्रोसिस हो रही है, जोड़ आपका पकड़ रहा है, जाम हो रहा है तो केवल SP1A लगा दीजिए, साधारण रूप से धीरे जोड़ खुलता चला जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे मित्रों PN13A लिम्फ नेट ऑफ द इलियक रीजन सेम टू सेम जैसे SP13A था वैसे ही PN13B ये लिम्फ नेट ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो इलियक जो आपका इलियक रीजन है यानी छोटी आंत का सबसे लास्ट हिस्सा इलियम होता है और वहां के आसपास का रीजन जो है इलियक रीजन कहलाता है। वहां के आसपास का क्षेत्र इलियक रीजन होता है और वहां पर जो लिम्फ ग्रंथियों का जो जाल है उसमें कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए PN13A
और आपके लोअर एब्डोमेन में होती है 13B। इस तरह से डॉक्टर वॉल के जो 6 नए बिंदु थे, उनका ये पूरा डेफिनेशन थी मित्रों। मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग देख सकेंगे और इसको इसके बाद डॉक्टर वॉल ने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के अनुसार जो पैंक्रियास के मेरिडियन के कुछ बिंदुओं को इन्होंने रीडिफाइन किया, कुछ बिंदुओं को इन्होंने दोबारा से रीडिफाइन किया, जैसे स्प्लिन मेरिडियन में किया गया था। आइए हम इसमें देखते हैं PN1A। इन्होंने कहा जो PN जब राइट साइड में लगाया गया, अब ये यहाँ से थोड़ा सा इसका फंक्शन बदल गया। वहां पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का लेफ्ट में लगाएंगे तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हमारा एल्बुमिन का मेटाबॉलिज्म, अगर किसी का यूरिन से एल्बुमिन निकल रहा है, कहते हैं ना प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन आपका निकल रहा है, कोई जाता है यूरिन जाता है तो एल्बुमिन निकलता है, कहते हैं यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है। तो आपका एल्बुमिन डिस्टर्ब है तो राइट साइड में PN1 लगाएंगे तो आपका एल्बुमिन डिस्टरबेंस ठीक हो जाएगा। चाइनीज में TCM में इसका पॉइंट नहीं था मित्रों, डॉक्टर वॉल ने खोज के दिया। अगला PN2 जो राइट साइड में लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द यूरिक एसिड। अब दाहिनी तरफ हमारा गठिया का पॉइंट है, ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है तो राइट साइड में हम PN2 लगा देंगे, सिंगल पॉइंट यूरिक एसिड का। PN3 क्या है? मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द कैटावर। देखिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, आपका कार्बोहाइड्रेट डिस्टर्ब हो रहा है, पच नहीं रहा है, डायबिटीज हो रही है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के कारण। सही से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ, उस चयापचय की क्रिया अच्छे से नहीं हुई तो आपका डायबिटीज हो गया। तो ये डायबिटीज का सिंगल पॉइंट PN3 राइट साइड में। इसके बाद PN4 एमपी ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, आपका फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए PN4 राइट साइड में लगाएंगे। इसके बाद PN5 देख लीजिए आपने एक एक कितना महत्वपूर्ण है। PN2 गठिया के लिए हो गया, PN3 डायबिटीज के लिए, PN4 आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए, PN5 आता है मेजरमेंट ऑफ द अपर एंकल जॉइंट्स, आपके ऊपरी टखने का जो है मेजरमेंट पॉइंट है। PN6 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द ब्लड एंड ब्लीडिंग। आपने इसको पढ़ा था कि आपके ब्लीडिंग कहीं से हो रही है बॉडी में और ब्लड आपका डिस्टर्ब है, ब्लड निकल रहा है, तो उसके लिए सिंगल पॉइंट SP6 लगता है, तो यहाँ PN6 लगा सकते हैं। इसके बाद राइट साइड की बात हो रही है सब। PN7 जो राइट में लगाएंगे तो ये आपका पैल्विक डायफ्राम का पॉइंट्स होगा, उसमें भी SP7 लगाते थे तो वो भी आपका पेड़ों के डायफ्राम का था रीजन का। इसके बाद यूरोजेनाइटल जो आपका डायफ्राम है, वहां का जो पर्दा है यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, PN8 आएगा। लिम्फ वेसल ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी आपके जो पैर हैं उनकी लसिका ग्रंथियों का जो पॉइंट होगा PN9 राइट साइड में। इसको मित्रों एक बार दो बार हमें पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट को याद करना पड़ेगा। PN10 क्या है? मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द पैल्विक वेन्स है, यानी पेड़ों की शिराओं का महत्वपूर्ण बिंदु होगा। PN11 जैसे SP11 था वैसे PN11 है गोनाड्स के लिए, जितने भी हमारी जो जनन ग्रंथियां हैं उनके लिए। PN11 हो गया। PN12 की बात अगर हम करते हैं, PN10 पैल्विक का था, 11 गोनेट्स के लिए हो गया। PN12 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द लिम्फेटिक नेट, जो लसिका जाल का मेजरमेंट पॉइंट है, ये लसिका जाल का PN12 जो है उसका, जैसे हमारा टेस्टिकल में जो आपका टेस्टिकल्स में कहीं भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है, आपका एपिडर्मिस में कहीं प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट कैनाल जो है आपका वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, जो आपका जहां से मल उत्सर्जक कैनाल हो, जहां से आपका स्टूल पास होता है, ओवरीज की जो डिंबाशय की ग्लैंड्स हैं उसमें कहीं भी रुकावट होती है, या वहां की नेट में लसिका ग्रंथियों में जो डिस्टर्बेंस होकर वहां फूल जाती है ये लसिका ग्रंथियां, तो उसके लिए भी है। यूट्राइन ट्यूब में कहीं भी आपका डिस्टरबेंस हो रहा है, लसिका ग्रंथियों में स्वेलिंग आ रही है या गांठें बन रही है या वहां पे नोड बन रहा है, कैंसरस भी हो रहा है, तो केवल PN12 से ठीक है।
इसके बाद PN13 की बात करते हैं। PN13 क्या है? इट इज द मेजरमेंट पॉइंट। सीमा सावन संसुखा जी प्लीज आगे बढ़ते हैं। PN13 मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फेटिक नेट। जो लिम्फेटिक नेट यानी हमारी जो लिम्फेटिक नेट है, जैसे प्रोस्टेट हो गया, आपका सीरम वेसल्स हो गया, यानी शुक्राशय की जो ग्रंथियां, किसी की शुक्राशय की ग्रंथियां अगर कहते हैं ना आपका सीरम वेसल्स जो है वहां पे ब्लॉक हैं, जो हमारा पेनिस है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, वहां पे उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, तो केवल सिंगल पॉइंट PN13 राइट साइड में लगाएंगे। महिलाओं में यूरिथ्रा, यूट्रस, वजाइना, वहां पे कहीं भी आपका जो जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक ग्रंथियों का जो जाल है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, केवल सिंगल पॉइंट PN13 राइट साइड में लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं 11, 12, 13, 14 तक आ जाते हैं, कभी कभी 11, 12, 13 3 पॉइंट से भी क्लियर हो जाता है। PN14 क्या है? लिम्फ नोड ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी बाइल डक्ट की जो ग्रंथि है, कभी कभी स्टोन आके वहां फंस जाता है या वहां गांठें बनने लगती है लिम्फ बाइल डक्ट की जो है, तो केवल PN14 से वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। PN14 के बाद राइट साइड में था PN15। जब राइट लगाते हैं तो लिम्फ नोड ऑफ द पेंक्रियाज एंड डियोडिनम। तो हमारा डियोडिनम और पेंक्रियाज, जहां से पेंक्रियाज जो है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, डियोडिनम में जहां जाकर मिलती है, तो वहां की जो लिम्फ नोड है, लसिका ग्रंथियां हैं, अगर कभी वहां पे डिस्टरबेंस हुआ तो आपका जो पेंक्रियाज जूस था वो आप वहां से उसमें मिलने में डिस्टर्ब हुआ, तो भोजन जो आपने पचाया है उसमें डाइजेस्ट भोजन होगा ही नहीं, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो ये आपका PN14 था। इसके बाद PN15 की बात करेंगे तो लिम्फ नोड ऑफ द पेंक्रियाज एंड डियोडिनम हो गया ये आपका। PN16 जो है राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। PN16 क्या है? राइट साइड के जो आपका गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं, दाहिने तरफ की जो आमाशय की लसिका ग्रंथियों का एक जाल है, वहां पे PN19 राइट साइड लगाते हैं तो लिम्फ नोड ऑफ द मिडरिफ। मिडरिफ मींस होता है डायफ्राम की जो लसिका ग्रंथियां हैं, डायफ्राम के पास मिडरिफ जो। इसके बाद PN20 आता है लिम्फ नोड ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं PN20। तो मित्रों इस तरह से अब यहाँ पे फिर से इसकी लोकेशन आती है, तो हूबहू लोकेशन है जैसे आपने स्प्लिन मेरिडियन में लोकेशन डाला था। आप लोग जान लीजिए पेंक्रियाज में जो लिम्फ के पॉइंट्स खोजे गए हैं, ये भी फोड़े फुंसी और इन्फेक्शन में, संक्रमण में हम लोग इनका यूज करते हैं। किसी के शरीर में अगर एल्बुमिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, तो एल्बुमिन के से जो गठिया रोग होता था या डायबिटीज का जो कोलेस्ट्रॉल का, ये पहले डॉक्टर वॉल ने जब नहीं बनाया था तो डायरेक्ट इसका पॉइंट नहीं था। तो ये डॉक्टर वॉल ने जब पेंक्रियाज मेरिडियन पे इन बिंदुओं को खोजा तो हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ मित्रों ये। तो आप लोग जान लीजिए PN13 है जो इसमें एक पॉइंट था, अपेंडिक्साइटिस में भी यूज किया जाता है। हमने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर गांठ वगैरह हो जाती है PN11, 12, 13, 14 तक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी गुप्त रोग आता है, कोई भी आपका गुप्त रोग का पेशेंट आ रहा है, तो आप लोग कह दीजिए PN13, 14, 15 ट्रीटमेंट दे दीजिए, SP 11, 12, 13, 14 तक, और इधर जो है PN13, 14, 15 तक दे दीजिए दोनों तरफ। ये इतना शानदार बिंदु होगा क्या बताएं, आपका पेशेंट धीरे धीरे करके ठीक होता चला जाता है। तो इसकी लोकेशन सेम उसी की तरह से है जैसे स्प्लिन मेरिडियन की थी, वैसे ही पेंक्रियाज मेरिडियन की है। तो मैं ज्यादा लोकेशन पे चर्चा ना करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर किसी को कोई क्वेरी रह जाएगी तो क्वेरी सेशन में हम आप लोगों से पूछ लेंगे। अगला जो हमारा मेन ऑर्गन है वो है पेंक्रियाज के बाद आता है स्टमक और स्प्लिन। तो पेंक्रियाज चूंकि मेरा हो चुका है, अब हम आते हैं अगले पे। अगला ऑर्गन है हमारा स्टमक। स्टमक आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जे के आकार का आप सब स्टमक को देख रहे हैं, शानदार ये आपके दिखा है फोटो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फोटो है इसका। इसका बॉडी है, ल्यूमन है,
और पूरा स्टमक का बहुत ही शानदार फिगर है। लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर एक बहुत सुंदर दिख रहा है। फंडस स्पष्ट दिख रहा है। एसोफेगस और कार्डिया कितना शानदार दिख रहा है इसमें। तो ये बड़ा ही शानदार फिगर है स्टमक का। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर संजय सिंह सर को, इतना शानदार फिगर इन्होंने दिया है। मैं इसको देख करके, स्टमक का फिगर देख करके, इसकी कार्यप्रणाली और इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग जब एडवांस टीसीएम की क्लास करेंगे वहां पर देखेंगे मित्रों, और वहां हम आपको बताएंगे कि स्टमक हमारा कैसे काम करता है और इसमें क्या जाता है, कब कितना क्या खाएं, कैसे खाएं, किस प्रकार ये डाइजेस्ट करता है। तो इसकी पूरी कार्यविधि कार्यप्रणाली पर हम वहां आपसे बात करेंगे। अब आते हैं आगे। आपके स्टमक की जो मेरिडियन है डॉक्टर वॉल ने जो खोजा है, हम डॉक्टर वॉल की बात करेंगे। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल इन चाइनीज एक्यूपंक्चर में स्टमक मेरिडियन और जो आपका डॉक्टर वॉल की जो स्टमक मेरिडियन है उसमें भी जो SP1 से लेकर 10 तक दोनों में थोड़ा अंतर आएगा। SP11 से SP15 तक एक समान है और यह मेरिडियन जो है यूवी के अनुसार यानी पैर की अंगुली से शुरू होकर लेटरल साइड यानी नाखून की जड़ तक आपका जाएगा। ठीक है, टो के लेटरल साइड नाखून के जड़ तक जाता है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर वॉल की मेरिडियन में, यानी आपके इस डॉक्टर वॉल के द्वारा खोजी गई स्टमक की मेरिडियन में टोटल कितने पॉइंट हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सुधार करना चाहेंगे कि एसपी स्टमक 11 से स्टमक 15 ने स्टमक 45, क्योंकि स्टमक मेरिडियन में कुल 45 बिंदु होते हैं चाइनीज में, स्टमक 45 तक ये जो है एक समान है। केवल कहां से थोड़ा सा अंतर परिवर्तन कहाँ है, डॉक्टर वॉल ने कहा था, जो डॉक्टर वॉल ने परिवर्तन किया था इनकी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे। ST1 से लेकर के ST10 तक, ST1 से लेकर ST10 तक की लोकेशन अलग है और स्टमक 11 से लेकर स्टमक 45 तक की लोकेशन लगभग हूबहू है। जहां पे पहले चाइनीज मेरिडियन थी डॉक्टर वॉल ने भी वहीं पर रखा है, उसी रास्ते पे रखा है। केवल अपने डर्मेट्रॉन से उन्होंने देखा, जहां नए नए बिंदु आए उनको खोज के लगा दिया है बस। अब इनमें टोटल कितने पॉइंट हैं, 72। बाप रे, बहुत मेहनत की डॉक्टर वॉल ने इस पे, ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा आपको। यानी टोटल इस पे 45 बिंदु होते थे और 45 बिंदु, और डॉक्टर वॉल ने जब खोजा तो टोटल 72 हो गए। यानी इसका मतलब 27 नए बिंदु खोजा है इस पे। बहुत मेहनत की डॉक्टर वॉल ने, स्टमक मेरिडियन पे 27 नए बिंदु खोजा गया है। तो आइए हम उन 27 नए बिंदुओं का चर्चा करें। जो 27 न्यू पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा मेहनत किया डॉक्टर वॉल ने इस पे। तो ये शुरुआत पैरों में आता है, ST45 समाप्त होता है, तो वहीं से ST44D अब डायरेक्ट हम पॉइंट ना बता के इनका सबका लोग क्या किस काम आता है पॉइंट, वो मैं बताते चलूंगा। लिम्फ वेसल्स ऑफ द स्टमक, आपके स्टमक की जो लसिका वाहिनियां हैं उनका ये जो है मेजरमेंट पॉइंट है। ST44C जो है आपका कोलिक फ्लेक्सर का पॉइंट है। किसी को कोलिक फ्लेक्सर में तकलीफ हो स्टमक का तो वहां पे ST44C लगा सकता है। ST44C, इसके बाद ST44B जो है, ST44C हमारी नाभि को भी ठीक करेगा क्योंकि ये कोलिक फ्लेक्सर का पॉइंट है, तो नाभि को भी सेट करता है। ST44B जो है CMP स्टमक का, पूरे स्टमक में क्या घटित हो रहा है। अगर आपके स्टमक में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्टमक आपका बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, तो केवल सिंगल पॉइंट से इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस को भी बताता है। ST44B ये इसका आमाशय का नियंत्रक माप बिंदु है। इसके बाद ST44A देखते जाइएगा आप लोग। ST44A पेरिटोनियम ऑफ द सीरियस इनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो सीरियस इनिंग है, यानी उसकी स्टमक की जो पेरिटोनियम है उसके ऊपर का जो एक कवरिंग झिल्ली है उसका पॉइंट है ST44A। इसके बाद ST44 के बाद ST43 आता है, तो 43A उसमें भी गैस्ट्रिक पैथवे का पॉइंट है 43A। 42A की बात करेंगे तो लोअर पेरिटोनियम ऑफ द आइसोफेगस, आइसोफेगस के नीचे की जो पेरिटोनियम है, कवरिंग झिल्ली है,
उसको हम देखते हैं ST40 स्टमक 42A। अब आता है स्टमक 41। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं बताना भी चाह रहा था। ये मरमरी ग्लैंड का पॉइंट है मित्रों, ये हमारी मरमरी ग्लैंड्स का पॉइंट है। ST40A स्तन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें गांठें आ जाती हैं चोट वगैरह लगने के बाद, या किसी को दूध कम बन रहा है तो मरमरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो केवल साधारण सा किसी के स्तन का विकास नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मरमरी ग्लैंड का भी पॉइंट देते हैं ST41A, तो मरमरी ग्लैंड वहां पर डेवलप होने लगते हैं। अगला है वर्षा, जो है ओमनीटाइट्स, जो आपके पेट के जो अंग का पर्दा है उसको ST31A माना गया है। और टेस्टिकुलर ऑफ द ओवेरियन फ्लेक्सर, जो हमारा टेस्टिकल यानी शुक्राशय और डिंबाशय का जो स्नायु जाल है ST30A है उसका, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन फ्लेक्सर का पॉइंट। अब ST12 भी देखिए, इसका डायरेक्ट डॉक्टर वॉल को 30A के बाद 12 पे मिला पॉइंट। 12B लिम्फ ऑफ द ब्रोंकाई ट्रैकिया, जो हमारी श्वसन है, जो ब्रोंकाई है उसमें कहीं भी लिम्फ में कोई डिस्टरबेंस आता है तो उसका साधारण सा पॉइंट है स्टमक 12V। अब स्टमक 12A की बात आती है तो लिम्फ नोड ऑफ द सेक्टम ब्रेस्ट, जो आपका ब्रेस्ट की जो बोन है, छाती की जो बोन है, इस पर स्टर्नम बोन, सॉरी लिम्फ नोड ऑफ द स्टर्नम बोन, आपका स्टर्नम बोन पे कहीं भी लिम्फ नोड आती है। जगुआर लिम्स, जो आपके गले में कंठ माला हो जाता है, जगुआर बोलते हैं, कंठ कलशिका ग्रंथियां, तो वहां पे अगर पॉइंट किसी को हो रहा है गले में छोटे छोटे तो ST10B वेगस नर्व, मित्रों वेगस नर्व का ये SMP है, सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट। स्टमक 10A वेगस नर्व का देख लीजिए। स्टमक 8D किसका है, फेरेंजियल फ्लेक्सर है, ग्रसनी का स्नायु जाल। ST8C नेक पेरिटोनियम ऑफ द वेगस नर्व, यानी वेगस नर्व के जो गर्दन के पास जो जा रही गर्दन के नेक पोजीशन, नेक पोर्शन ऑफ द वेगस नर्व। ST8B क्या है, यह है पैलेटिन, आपका पैलेटाइन टॉन्सिल जो है, तालू की जो तलुगंडिकाएं हैं वहां का। इसके बाद ST8B है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो जीभ के नीचे आपका सबमैंडिबुलर जॉइंट्स होता है, जबड़े की जो हड्डी का, वहां की जो ग्लैंड्स है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है उसका पॉइंट है आपका ST83-3। वहां के ग्लैंड और गैंग्लियन, ग्लैंड का है ST8A और गैंग्लियन का है ST83, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। इसके बाद ST8B, देखिए कितना खोजदार है डॉक्टर वॉल को, छोटे छोटे डर्मेट्रॉन लगाते गए जहां जहां उनको मिला और उससे रिलेटेड ऑर्गन पे प्रभाव पड़ रहा था तो उन्होंने उसके संबंधित ऑर्गन को बता दिया। ST8B की बात करेंगे तो मेसेंट्री ऑफ द फेरिंग्स, आपका जो फेरिंग्स है उसके जो है मध्य स्तर का पॉइंट था, मेसेंट्री पॉइंट। इसके बाद ST8A लोअर टीथ, यानी चौथा और पांचवा दांत में अगर तकलीफ है लोअर टीथ में तो ST8A। आगे है हाइपोग्लोरस नर्व, जो जीभ के नीचे आपका हाइपोग्लोसरी नर्व होती है, हाइपोग्लोसरी, तो उसका पॉइंट है ST5A। इसके बाद फायरिंग्स, ST3B आपका SMP है फायरिंग्स का। और फिर एपीफेरिंग्स की बात आती है तो ST3A, एपीफेरिंग्स आपका ST3A, एपीफेरिंग्स हो गया। ST3A लोअर जा ऑफ द, हाँ आपका ऑडिबुलर जो टीथ है, लोअर जा आपका ऑडिबुलर टीथ है। ओनिडोंटोन जो छठा दांत होता है जीभ स्कूल, उसका पॉइंट है ST3A, ये हो गया। इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर वॉल ने 32 बिंदुओं को फिर से रिडिफाइन किया। ये तो थे 27 पॉइंट आपने जो देखा। इसके बाद टोटल पॉइंट तो उसमें डॉक्टर वॉल ने 45 चुकी था, 72 हो गए थे इसमें, लेकिन उन्होंने 32 बिंदुओं को स्टमक के 32 पॉइंट को रिडिफाइन किया मित्रों।
सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने स्टमक मेरिडियन पे किया है डॉक्टर वॉल ने। तो जो 32 पॉइंट्स को इन्होंने रीडिफाइन किया था, इसमें सबसे पहले आता है स्टमक 45 आर। जब स्टमक 45 को राइट साइड लगाते हैं तो यह हमारे पाइलोरस का पॉइंट होता है। आमाशय का जो लास्ट हिस्सा है पाइलोरस, बॉडी ऑफ द स्टमक, उसका पॉइंट होगा। जब ST44 राइट साइड लगाएंगे, जब लेफ्ट लगाएंगे तो बॉडी ऑफ स्टमक का होगा। ST45 जो राइट लगाएंगे तो पाइलोरस का होगा, और ST44 जब 45 जो लेफ्ट लगाएंगे तो बॉडी ऑफ स्टमक का होगा। इसके बाद ST44 राइट लगाएंगे तो पाइलोरिक एट्रियम है, वहां का पॉइंट होगा। और जब लेफ्ट में लगाएंगे तो आपका फॉर्मिक्स ऑफ द स्टमक यानी फंडस के ऊपरी पार्ट का पॉइंट हो जाएगा। ST43 जब राइट लगाएंगे तो राइट साइड ऑफ द स्टमक, पेट का दाहिना हिस्सा, और लेफ्ट लगाएंगे तो कार्डिया ऑफ द स्टमक। ST42 अपर पोर्शन ऑफ द आइसोफेगस, आइसोफेगस का अपर पोर्शन लगेगा। ST42 तो ये जो है डॉक्टर वॉल ने स्टमक की मेरिडियन का पॉइंट अभी एक साथ लेंगे या ऑपरेट कर लिया जाए। डॉक्टर जितिन गुप्ता सर से मैं अनुरोध करूंगा कि ये स्टमक की मेरिडियन, इनका जो हमने आपको कुछ बताया, एक बार इसका प्रैक्टिकल आप ले लें और इसमें आगे जो बचा होगा फिर हम पढ़ाएंगे। स्टमक की मेरिडियन का लोकेशन दिया जाए, इसके बाद इस संबंधित जो प्रश्न होगा उसको हम करेंगे। तो एक बार पुनः हम स्वागत करेंगे डॉक्टर जितिन गुप्ता सर, एक बार आपका पुनः स्वागत है। मेरी आवाज है? मुझे लगता है मेरी आवाज आप अभी वो है नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। स्टमक मेरिडियन पे और अगला पढ़ा दीजिए, फिर अच्छा उसके बाद दोनों इकट्ठे बता। ठीक है सर, ठीक। ओके ओके, थैंक यू। आइए हम बात करते हैं आगे गॉलब्लैडर मेरिडियन। गॉलब्लैडर हमारा आप देखेंगे तो ये आपका ब्लैडर है, सामने दिख रहा है, सबसे ऊपर से बीच में आपका बॉडी है, नीचे नेक है गॉलब्लैडर का। एक जो सिस्टिक डक्ट जिसमें से गॉलब्लैडर, हेपेटिक डक्ट यानी लीवर से जो आपका लीवर से जो बाइल आता है तो उसको हेपेटिक डक्ट बोला जाता है। और सिस्टिक डक्ट चूंकि स्पाइरल वाल्व होता है इसमें, यही कारण होता है, देखिए इसमें स्पाइरल वाल्व दिख रहा है, जिक जैक होता है, कोई चीज इसके अंदर चला रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं आता इस वाल्व। स्लाइड चेंज क्यों आपको दिख रहा होगा, मैंने चेंज किया है। गॉलब्लैडर सामने दिख रहा है, अच्छा मैं स्क्रीन किया तो स्लाइड है, मैं गॉलब्लैडर पे ही मैं बात कर रहा हूँ ना, केवल गॉलब्लैडर का देखिए कि आकार का उल्टा लटका हुआ है। फंडस, बॉडी, नेक और जहाँ से आपका जब खाना से पित्त आगे डियोडिनम में चला जाता है, इसलिए बाइल डक्ट से ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट इधर बना हुआ है, ये सिस्टिक डक्ट है। और ये स्पाइरल, सर आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है और पिक्चर स्टमक की लगी है, अब गॉल ब्लैडर आ गई। आर्यन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया। आइए हमारा गॉलब्लैडर है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसका बॉडी है, यहाँ पे फाइनल्स हो गया, बॉडी हो गया, हो गया। ये हेपेटिक डक्ट है, आप लिवर से जो गॉलब्लैडर में आता है,
और गाल ब्लैडर से ये आपका सिस्टिक डक्ट हुआ, इस सिस्टिक डक्ट के जरिए बाहर निकला। ये कॉमन बाइल डक्ट है, नहीं हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट ये यहीं से निकल के आपकी कहा जाता है डिओडिनम में मिल जाता है। तो ये कभी कभी सिस्टिक डक्ट में भी स्टोन हो जाता है। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से दोनों से जाके डिओडिनम में मिल रहा है, इसमें भी कभी वॉइस आपकी हो क्लियर जाता है और नहीं है। गाल ब्लैडर में होगा। वॉइस क्लियर नहीं है डॉक्टर सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी। सर ब्रेक हो रही है सर वॉइस। इकट्ठा कहाँ होगा? गाल ब्लैडर में बना आपका। हाँ, थैंक यू। जो हमारा बाइल बनता है, पित्त बनता है, तो बनता कहाँ है? लीवर में। कलेक्ट कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर स्टोरेज करने का काम करता है, और जब हम खाना खाते हैं तो केवल एक बूंद, थोड़ा सा, जितना हम भोजन इंटेक करेंगे उतना सा हल्का सा भोजन में आपके ये पित्त मिलाता रहता है, रंजक यानी कलर प्रदान कर देता है, और वो जो है आपका बदल देगा। तो आइए हम इसकी मेरिडियन देखते हैं मित्रों, डायरेक्ट आते हैं इसके मेरिडियन के ऊपर। तो डॉक्टर वॉल के अनुसार, अगले पेज पे, डॉक्टर वॉल के अनुसार जो है इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल में जो गाल ब्लैडर की मेरिडियन है उसकी लोकेशन और ईएबी में दोनों की लोकेशन एक ही है। यानी ये मेरिडियन हमारी आंख के बाहरी कोने से प्रारंभ होकर जो पांव की चौथी उंगली है, फोर्थ फिंगर है, उसके लेटरल साइड यानी नाखून के जड़ के पास जाकर समाप्त होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है वो और जो चाइनीज में आपने गाल ब्लैडर की लोकेशन देखा है, दोनों एक जैसी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगले पेज पे आते हैं हम। अब आता है अगले पेज पे इनकी बिंदुओं की संख्या। तो ये भी में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के अनुसार गाल ब्लैडर की लोकेशन दोनों की एक थी, और इस पे जब हम लोकेशन पे बिंदुओं की संख्या देखते हैं तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में कुल 44 बिंदु थे मित्रों, लेकिन ईओबी में कुल 56 बिंदु हो जाते हैं, 56। इसका मतलब 12 नए बिंदुओं की खोज कर दिया डॉक्टर वॉल ने। यानी कुल 44 बिंदु होते थे टीसीएम में, लेकिन 56 टोटल पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो कुल डॉक्टर वॉल ने 12 नए बिंदुओं की खोज की। तो आइए, चूंकि ये दोनों मेरिडियन ये बायलैटरल होती हैं, सारी मेरिडियन बायलैटरल होती हैं ये, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम केवल स्प्लीन स्टमक का छोड़ करके अभी तक जो हम पढ़े हैं सब बायलैटरल। तो अब हम जो 12 नए बिंदुओं को खोजा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 12 न्यू पॉइंट्स हैं ये भी में डॉक्टर वॉल ने 12 नए बिंदुओं को खोजा है। तो हम डॉक्टर वॉल के 12 नए बिंदु, जिसमें हम गाल ब्लैडर 44 के बाद शुरू होता है ये। तो गाल ब्लैडर 43 डी सबसे पहले शुरू करेंगे। गाल ब्लैडर 43 डी, लिम्फ वेसल ऑफ द गाल ब्लैडर, यानी पित्ताशय की जो लसिका वाहिनियां हैं, लिम्फ वेसल्स ऑफ द गाल ब्लैडर, जो पित्ताशय की लसिका वाहिनी है गाल ब्लैडर की, उसके लिए ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट के रूप में यूज होता है गाल ब्लैडर 43 डी। अब इसके बाद गाल ब्लैडर 43 सी, जब हम राइट लगाएंगे, देखिए गाल ब्लैडर 43 सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट एंड राइट अलग अलग होता है। जब राइट लगाएंगे तो हेपेटिक फ्लेक्सर यानी लीवर के स्नायुजाल का पॉइंट होगा, और जब गाल ब्लैडर 43 सी लेफ्ट लगाते हैं, राइट लगाया तो लीवर के लिए होगा, और लेफ्ट लगाएंगे तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर का होगा, यानी स्प्लीन का जो प्लीहा का स्नायुजाल है उसके लिए काम करेगा गाल ब्लैडर 43 सी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेफ्ट एंड राइट हम लोग लगाते हैं, इसको यूज करना आप लोग भी। लीवर में स्नायुजाल में कुछ हो या स्प्लीन में, जब फैटी लीवर होता है या आपका स्प्लीनोमेगाली होता है, तो दोनों पॉइंट को अलग अलग हम यूज करते हैं दोनों के लिए, लेफ्ट एंड राइट में। अब इसके बाद आता है गाल ब्लैडर 43 बी, सीएमपी है गाल ब्लैडर का, यानी पूरे गाल ब्लैडर में कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है तो ये इसके फंक्शनल और पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए बहुत कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है गाल ब्लैडर 43 बी। इसके बाद गाल ब्लैडर 43 ए आता है, पेरिटोनियम ऑफ द गाल ब्लैडर, यानी गाल ब्लैडर की जो पेरिटोनियम है उसका जो आवरण है उसका पॉइंट होगा गाल ब्लैडर 43 ए। फिर वहां से डॉक्टर वॉल आगे बढ़ जाते हैं, गाल ब्लैडर 39 ए पर इनको एक पॉइंट मिलता है, उसको उन्होंने कहा गाल ब्लैडर 39 ए ये हमारा
एसएमपी है लेटरल सेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट, इन टखने के जो बाहरी, किसी का एंकल जॉइंट में बाहर तरफ में दर्द है तो दर्द की माप का बिंदु है, यहाँ से हम चेक करेंगे हाँ ओरिजिनल वहां पे इनको पेन है, तो लेटरल साइड के लिए था। इसके बाद गॉलब्लैडर 20 पर उन्होंने एक पॉइंट और खोजा 20A, ये जो है इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है गॉलब्लैडर 20A, उसका एक बहुत बड़ा इंटरमीडिएट लोब था पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसका पॉइंट उन्होंने खोजा। इसके बाद गॉलब्लैडर 8A की बात करेंगे तो आपका इंफीरियर ब्रांच ऑफ द कोलिकुली, यानी जो गर्दन के नीचे की जो पेशी है वो इंफीरियर ब्रांच है, जो आपका नर्व का स्नायुजाल है गर्दन के नीचे, वहां पे कभी कभी नोड हो जाती है, गांठें हो जाती, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे गर्दन के नीचे कान के पास गांठें हो जाती है, तो वहां का ये पॉइंट्स होता है गॉलब्लैडर 18A। इसके बाद गॉलब्लैडर 11B, डॉक्टर वॉल को एक पॉइंट और मिला इस पे, इन्होंने कहा ये न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व इन मेडुला, जो आपका मेडुला है मज्जा में वेगस नर्व का, ये जो है न्यूक्लियस का पॉइंट है, केंद्रक है वो गॉलब्लैडर 11B। तो इस तरह से इन्होंने स्पेस पे गॉलब्लैडर 11B तक खोजा था। टोटल 12 बिंदुओं की इसमें वो आती है, टोटल 12 पॉइंट्स, और इसमें कुछ बिंदु जो है अगले पेज पे देखिए, ये भी में डॉक्टर गॉलब्लैडर मेरिडियन के कुल 25 बिंदुओं को उन्होंने रिडिफाइन किया। जो रिडिफाइन किया था, इन बिंदुओं की उपयोगिता इससे बढ़ गई, जैसे डॉक्टर वाल ने जैसे इनको रिडिफाइन किया तब इसमें से इनकी जो पावर बढ़ गई। जैसे गॉलब्लैडर GB1 की बात करता हूँ, गॉलब्लैडर 1 PMSP है पोस्टीरियर आई का, यानी आपके आंख के पीछे का बिंदु है। आपने पढ़ा होगा मित्रों, आप जब उस दिन